नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने अमित शाह से मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं भेंट के दौरान ऋतु खंडूरी ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा की प्रतीक रम्मान लोक नाटक पर आधारित एक पुस्तक भी उन्हें भेंट की। साथ ही उन्होंने कोटद्वार के समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और लोक परंपराओं के संवर्धन समेत तमाम अहम विषयों पर भी सार्थक चर्चा की है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह से ये मुलाकात भी रही, क्या कुछ खास इसके मायने निकाले जा रहे हैं मुलाकात के? देखिए विशाल, उत्तराखंड विधान अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उन्होंने अमित शाह से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही ये भेंट के दौरान उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरा के प्रतीक लोक नाटक के पर आधारित एक पुस्तक जो है वो भेंट की है और उन्होंने साफ तौर पर कोटद्वार के समग्र विकास और सांस्कृतिक संरक्षण और लोक परंपराओं के संवर्धन समेत तमाम अहम विषयों पर जो है उनसे चर्चा की है। और अगर इस पूरी मुलाकात को देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो है इस मुलाकात को करके उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त करने के साथ साथ अपने इलाके की जो वहां पर जो विकास कार्य हो रहे हैं या उत्तराखंड से जुड़े जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके तमाम जो जानकारी है वो उनको दी है और किस तरह से आने वाले उस वक्त में प्रोजेक्ट सरकार बना रही है उसकी भी जानकारी जो है उन्होंने उनको दी है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये मुलाकात जो है चाहे वो एक शिष्टाचार के तौर पर मानी जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से मानी जाए, दोनों ही तौर पर देखी जा सकती है। क्या किन्हीं और लोगों से भी मुलाकात इस दौरान ऋतु खंडूरी की रही है, या फिर क्योंकि कोटद्वार के जो एरिया है उनमें यह भी देखा जा रहा है कि जंगली जानवरों का एक तरह से आतंक भी बढ़ा हुआ है, तो क्या इन सब विषयों पर भी चर्चा हुई योगेश? देखिए इलाके में जिस तरह की समस्याएं आ रही है उन समस्याओं से अवगत भी उन्होंने कराया है और अवगत कराने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर जो है जानकारी दी है कि आखिरकार किस तरह का पर्वतीय इलाकों में जो है जंगली जानवरों का आतंक है और उस पर किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, ये भी जानकारी दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो लगातार वह जो है अपने इलाकों में जो है लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है और वहां पर जो समस्याएं सामने आ रही है उनको भी उन्होंने समझा और उसके बाद जो है गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान वह भी उनके समक्ष रखी होंगी कि इस तरह का काम होने की आवश्यकता जो है वो कोटद्वार क्षेत्र में है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मौसम ने बदला मिजाज, तापमान में भी भारी गिरावट। मैदानी इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी भी हुई कम। हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जिलों में यातायात भी प्रभावित। पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठिठुरन और धुंध का भी असर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोहरे और ठंड से तापमान में भारी गिरावट दर्ज भी कर दी गई है। और ऐसे में सुबह के समय लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जारी की ठंड और कोहरे को लेकर चेतावनी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून के प्राइमस अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि पेट में पथरी के दर्द से परेशान युवक की डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई है, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी काटा। उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल को सीज करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि फिलहाल शव को कोरोनेशन अस्पताल में मॉर्चरी में रखा गया है। उत्तराखंड में जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हरिद्वार जिला कारागार के बीच एमओयू साइन हुआ है। अब हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों को भी उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा और कैदी पढ़ाई के जरिए खुद को निखार कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा कैदियों के लिए सम्मान और पुनर्वास को मजबूत भी माध्यम बनेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से मदरसा और स्कूल को लेकर बनाए गए एक्ट के मानकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है
और 30 दिसंबर तक जवाब पेश करने को भी कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025 के प्रोविज़न सेक्शन 4, 14 और कुछ और प्रोविज़न्स को हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। इसमें बेसिकली मदरसा और स्कूल एजुकेशन दोनों को मिक्स करते हुए एक्ट ये बनाया गया है और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल एजुकेशन के उनको अप्लाई किया गया है। तो हमारे क्लाइंट ने इसको एक्सेसिव रेगुलेशन प्लीड किया है। रेगुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी कई कंडीशंस हैं जो कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है उनको फुलफ़िल करना। तो इस हालत में अगले सेशन से ये क्लोज भी हो सकता है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि लगभग 550 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और एक नॉमिनल 300 रुपये करीब 300 350 ऐसी फ़ीस ली जाती है। तो अगर ये क्लोज़ होता है तो इससे अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वजह से इन प्रोविज़न्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने चैलेंज किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से ही शहर पर कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों और बाजारों के साथ ही गलियों में अलाव तापते भी नजर आ रहे हैं। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। परवेश, किस तरह का अभी मौसम का मिजाज बना हुआ है और लोग को किस तरह की परेशानी भी अभी हो रही है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि धर्मनगरी हरिद्वार में बिल्कुल चारों तरफ कोहरे की चादर ओढ़ चुकी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ठंड का जो दिसंबर का महीना लगा है, ठंड ने कहीं ना कहीं आने में देरी तो की, लेकिन देर से आए दुरुस्त है। लेकिन जब देखा जा रहा है कि चारों तरफ इस समय कोहरे की है, जिधर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिधर खेत एरिया ज्यादा है वहाँ पे कोहरे की चादर ज्यादा उड़ रही है। तो इस वजह से देखने को मिल रहा है कि जो पहिए की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। जो लोग दिल्ली की ओर निकल रहे हैं, जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो सफर पहले 2.5 से 3 घंटे का हुआ करता था, वो इस कोहरे की वजह से 4 से 4.5 5 घंटे को देखने को मिला है। तो जिस तरीके से आपको बता दो कि मोटी परत छाई हुई है कोहरे की और ठंड भी अधिक बढ़ गई है। चौक चौराहे बाजार और गलियों में अलाव तापते लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि खासकर बुजुर्गों और बच्चों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को ठिठुरना का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनको ठंड की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि ठंड अभी आई है और जिस तरीके से देखा जाएगा कि आने वाले समय में ये प्रकोप इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर देर से आई और जल्दी ही चली जाएगी। लेकिन परवेश, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभी तक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अलाव की क्या कुछ व्यवस्था है? रेन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्था है अभी? जी विशाल, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन पूर्णतः दुरुस्त नजर आ रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हरिद्वार है वो लगातार जो है अपने जो संबंधित विभाग हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि नगर निगम और नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को लगातार सबको कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जन समस्याओं में, यानी कि जो लोग हैं उन लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं होना चाहिए। चौक चौराहों पर जहाँ पे पहले भी अलाव की स्थिति देखी जाती थी और लगातार जिस तरीके से नगर निगम लकड़ियां भी मुहैया करा रहा है, बस स्टैंड के सामने गए या रेलवे स्टेशन के सामने गए या अन्य चौक चौराहों पर पूर्णतः जो है लकड़ियों को की व्यवस्था नगर निगम करा रहा है। लेकिन ऐसे में क्योंकि कोहरा भी घना छाया हुआ है, ऐसे में क्या विजिबिलिटी भी कम हो रही है या फिर इसके लिए भी लोगों को क्या कुछ संदेश दिए जा रहे हैं? जी विशाल, आपको बता दें कि जिस तरीके से संदेश लगातार जो है प्रशासन यही दे रहा है कि अगर जरूरी काम है तो बाहर आए। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर स्थिति अगर है तो कंट्रोल में, यानी कि जब काम जरूरी हो तभी बाहर आए। जिस तरीके से लगातार अभी बीते दिनों में देखा गया तो यमुना एक्सप्रेस से दिल्ली से आगरा जाते हुए लगातार कई गाड़ियां जो आपस में फंसी थी, तो इस तरीके की ऐसी कोई भी स्थिति ना पैदा हो। इस वजह से प्रशासन पूर्णतः पहले ही अलर्ट कर रहा है कि अगर जरूरी काम हो या किसी तरीके की जरूरी समस्या हो तभी घर से बाहर निकले, या फिर जो लोग कंपनी जाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी पूर्णतः संदेश दिया गया है कि आप लोग समय से पहले निकले। यानी कि जिन लोगों को पहले आधा घंटा लगता था कंपनी पहुंचने में, उन लोगों को पहले संदेश दे दिए गए। यानी कि बता दिया गया है कि आप लोग और थोड़ा जल्दी निकले ताकि धीरे रफ्तार से जाएं और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2026 को हुई थी।
जब इसे पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था और बाद में 1 अप्रैल 2008 तक पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया था। ये अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार की पेशकश भी करता है। लेकिन सरकार ने अब इसका न सिर्फ नाम बदल दिया है बल्कि नियमों में भी बदलाव कर दिया है, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कि मोदी सरकार ने पुरानी मनरेगा योजना की जगह एक नया बिल पेश किया है, जिसको लेकर संसद में बवाल मच गया है। नई योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 है। इसे संक्षेप में VBG, RAM-G या फिर रामजी कहा जा रहा है। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने कहा कि गांधी जी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वरोजगार के प्रतीक थे। विपक्ष का आरोप है कि पहले मोदी जी इसे फेलियर का स्मारक कहते थे। नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है और गांधी जी के विचारों से कोई विरोध नहीं है। योजनाओं को आधुनिक और स्थायी बनाने का प्रयास है। कुछ लोग राम जी को राम राज्य से जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। संसद में इस पर काफी हंगामा हो रहा है। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से कहूंगी कि कांग्रेस को ज्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से जरूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इन्वाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी, देशवासियों को उसकी बधाई डाली, ना वो खुद वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा जो समस्या है वो राम जी पर है। नाम और नियमों में बदलाव का कितना असर मजदूरों पर पड़ेगा ये तो वक्त आने के साथ ही पता चलेगा, लेकिन ये इस योजना के जरिए कोरोना काल में लाखों करोड़ों श्रमिकों को काम दिया गया था, जिससे करोड़ों परिवारों ने राहत की सांस ली थी। देश में लगभग 26.57 करोड़ मजदूर मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं। अकेले उत्तराखंड में लगभग 16.3 लाख श्रमिक मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं। जाहिर है कि बात करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है और राष्ट्रपिता से जुड़ा मामला है। मोदी सरकार नाम क्यों बदलना चाहती है और उनकी मंशा क्या है, ये मौजूदा वक्त में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑन मिल टीवी।
मनरेगा का नाम बदलने को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। नाम बदलने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया और गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन भी किया। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को मनरेगा से नहीं बल्कि राम का नाम से दिक्कत है। दीप्ति रावत ने अयोध्या का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा है। कि मैं आपसे कहूँगी कि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से ज़रूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इनवाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी देशवासियों को उसकी बधाई डाली, ना वो खुद वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा जो समस्या है वो राम जी पर है, जो उसके एक शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। बाकी तो ये योजना बेहतर योजना है, 125 दिन की गारंटी देने वाली योजना है। ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा रहेगी और हमारे लोगों तक जो रूरल एरिया में रहते हैं उन तक ज़्यादा लाभ हम पहुँचा पाएंगे इस योजना के। नैनीताल में खुले में मीट बिक्री को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बीते महीने हिंदुवादी संगठनों और व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ने मटन की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बीच खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 मीट कारोबारियों को नोटिस भी जारी करते हुए चालानी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि हिंदुवादी संगठनों ने खुले में मीट बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की थी, जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने दुकानदारों को होटल और दुकानों के बाहर मीट, मुर्गा और मछली का डिस्प्ले न करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए थे। कुछ दिन पूर्व, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार मंडल तल्लीताल, मल्लीताल और शहर के अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि जितनी भी शहर के अंतर्गत मीट शॉप्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं रखे जाएंगे। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिकायत इस तरह की आ रही थी कि कतिपय दुकानदारों द्वारा उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के दृष्टिगत फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है। कुल 7 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई और नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। मसूरी नगर पालिका सभागार में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने बैठक का विरोध किया। इसी बीच उनकी एसडीएम राहुल आनंद से तीखी नोकझोंक भी हो गई और एसडीएम ने बैठक में कथित अभद्रता और मर्यादा उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए और चेतावनी दी कि 20 दिसंबर के बाद पटरी व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। तो नहीं लगता, कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डंडा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हैं, एमएलए हैं, तो क्यों नहीं चलेगा भाई? उनका अधिकार है चलाने का, चलाएंगे वो और चला भी रहे हैं, लेकिन गलत चला रहे हैं क्योंकि हमारी गरीब बहनों पर चला रहे हैं। और इस तरह का चाबुक जो ये चल रहा है इन लोगों के लिए, ये गलत है कि नहीं है? ना इंसाफी है पूरी तरीके से। आप ये बताइए, आप इनको वेंडर्स को तो हटा रहे हैं और वहाँ गाड़ी पार्किंग करा रहे हैं। जरा ये बताइए कहाँ कहाँ की तमीज है, कहाँ की तहजीब है? आप वहां पर जो है जहां पर इनका रोजगार खत्म करने का काम कर रहे हैं। होटल्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे ऐसा क्या रिश्ता है? मुझे बताइए ना। उनकी गाड़ियां पार्किंग हो रही है नीचे। मैं भी जब आई थी तब मैंने पूरा देखा, पूरी पार्किंग लगी थी लाइन से। तो आखिर इनके पेट पे लात मार के इन गरीबों को खत्म करके आप गाड़ियां पार्किंग करा रहे हैं। आप गाड़ियों की व्यवस्था करिए, होटल के अंदर करिए, जहाँ पे करिए, होटल्स को आप एक वो करिएगा। आप इन गरीब लोगों की तो कम से। चंपावत में 17 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। शिविर में सैनिक कल्याण, शिक्षा, पेयजल, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों ने सेवाएं प्रदान की। साथ ही समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण की भी सुविधा दी गई। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बालिका जन्मोत्सव के तहत नन्ही बालिकाओं के साथ केक काटा और ग्रामीणों को कृषि यंत्र भी वितरित किए।
निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं और उनसे लगातार निर्देश ये प्राप्त हो रहे थे कि जनता की समस्या जनता के बीच जा करके इसको सोचना समझना और उनका समाधान करना, इस पर महोदय के निर्देश प्राप्त थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रत्येक सोमवार में यहाँ पे आपने देखा होगा जनता दर्शन भी करते हैं और हम लोग बहुउद्देशीय शिविर भी लगा रहे थे। अब इसी के दायरे को बढ़ाते हुए न्याय पंचायत में हम लोग 23 न्याय पंचायत जो हमारी जनपद चंपावत की है उसमें 45 दिन अनवरत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें हमारे मुख्य दूरस्थ ग्राम क्षेत्र हैं जो ऐसे नागरिक हैं जो कार्यालयों तक नहीं आ पाते हैं कतिपय कारणों से, उन सभी से हम लोग अभी सभी विभाग उनके यहाँ जा कर उनसे उनकी मांग, उनकी शिकायतें, उनके सुझावों को सुन करके क्षेत्र के विकास की योजनाएं और साथ ही जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है वो सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जो कार्यक्रम है हमारा पूरा जो है सभी न्याय पंचायतों में लगाया जा रहा है। इसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जो हमारा कार्यक्रम हर प्रत्येक न्याय पंचायत में, जहाँ न्याय पंचायत बड़ी है वहाँ कार्यक्रम दो भी लगाए गए हैं। इस तरह से हमारे जनपद में 25 न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम लगाए गए हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम के द्वारा किया जाना है। तो जहाँ पे हमारे पास पहुँच नहीं है वहाँ पे हमने एसडीएम को भी इसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा है। सभी जनपद के अधिकारी इसमें प्रतिभाग करेंगे और उससे पूर्व तैयारी के लिए एक बहुत लंबा हमने जो है प्रत्येक तोप पे हमने राजस्व गाँव पे प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति की है, जिससे कि वो फॉर्म में गाँव पे लेके आए कि जो भी योजनाएं हमारी चल रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।